दोस्तों गुड मॉर्निंग। वैसे तो गुड मॉर्निंग है और हम शाम को वीडियो डाल रहे हैं, बट ठीक है। आज हम 1 और 2 अगस्त का करंट अफेयर पढ़ेंगे। इसमें हम नेशनल न्यूज़, रेगुलेटरी बॉडीज़ के रिलेटेड न्यूज़, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इकोनॉमी सब पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते रहिएगा आप इस चैनल को और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैंने नया थोड़ा सा निकाला है और भी वीडियोस शेयर कर देंगे इस चैनल पे जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। रेगुलेटरी बॉडी से शुरू करते हैं। ठीक है, रेगुलेटरी बॉडीज़ जिसमें अपन आरबीआई की बात करेंगे और भी टर्म्स की बात करेंगे। इस रेगुलेटरी बॉडीज़ में जो रेगुलेटरी बॉडीज़ होती है, जैसे सेबी हो गया, नाफेड हो गया, और भी होते हैं, नाबार्ड हो गया, इन सबको रेगुलेटरी बॉडीज़ में हम पढ़ेंगे। तो पहला है आरबीआई रिलीजेस हैंडबुक ऑफ स्टैटिक्स ऑन द इंडियन इकोनॉमी 2025 से 6। तो आरबीआई ने रिलीज़ की है हैंडबुक, वो भी स्टैटिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब रिलीज़ किसने की? आरबीआई ने। एडिशन कौन सा है? 28th एडिशन। और क्यों की है ये रिलीज हैंडबुक? बिकॉज ऑफ एनुअल पब्लिकेशन होनी चाहिए विथ टाइम सीरीज़। जो डाटा होता है हमारी इंडियंस इकोनॉमी का, उसके बारे में पूरा डाटा जो है वो सबको पता होना चाहिए, इसलिए। अब इसमें क्या क्या आता है, क्या क्या कवर किया जाता है? तो जो हमारी नेशनल इनकम है, इन्फ्लेशन है, मनी सप्लाई है, बैंकिंग, फाइनेंशियल मार्केट, पब्लिक फाइनेंस, फॉरेन ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ये सब इसमें इंक्लूड रहता है। ये सब किया है। एडिशन, न्यू एडिशन में 4 न्यू स्टैटिकल टेबल को इंट्रोड्यूस किया गया है। हेल्प फॉर पॉलिसी मेकर्स, रिसर्चर्स, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एस्पिरेंट। ठीक है, ये हो सकते हैं यूज़, इन सब के लिए ये यूज़ होता है। मतलब जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, रिसर्चर जो रिसर्च करना चाहते हैं उनके लिए हो सकता है। अब दूसरी खबर की बात करें तो रिज़र्व बैंक ने इशू किया है कंसोलिडेटेड सुपरवाइजरी डायरेक्शन। तो देखो, आरबीआई ने किया है इशू और कुछ रेगुलेशंस किए हैं और थोड़ा सा बर्डन कम किया है, हम लोगों ने रिड्यूस किया है कॉम्प्लायंस बर्डन। तो सबसे पहली बात उन्होंने बोल दिया है कि अब सिर्फ 64 कंसोलिडेटेड मास्टर डायरेक्शन ही यूज़ होंगे। जो 622 सर्कुलर्स थे, इसमें मास्टर सर्कुलर, मास्टर डायरेक्शन थे, वो 628 थे, जो अब 64 ही उन्होंने रहने दिए। ठीक है, इसमें 9 फंक्शनल एरियाज़ किए गए हैं। 11 टाइप्स ऑफ रेगुलेटेड एंटिटीज़, जो रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं उनके 11 के, उसमें 9 फंक्शनल एरियाज हैं। तो सीधी बात है कि इसमें 628 थे सर्कुलर्स। ठीक है, मतलब जितने डायरेक्शंस थे उसको कर दिया है 64 कंसोलिडेटेड मास्टर डायरेक्शन। ठीक है, अब जो 64 मास्टर डायरेक्शन होंगे वो सिंगल लाइब्रेरी होगी पूरी सुपरवाइजरी इंस्ट्रक्शन की। ठीक है, और ये जो है 31 जुलाई को उन्होंने वापस ले लिया आरबीआई ने। अब चलेगा 64 मास्टर डायरेक्शन। ठीक है, तो ये भी मेन इसका वो है। और ये याद रखना कि ये आरबीआई ने किया है। ठीक है, आरबीआई ही कर सकता है इसमें, ये भी ध्यान रख सकते हैं। अब इसके बाद जो है वो अब देखेंगे थर्ड जो न्यूज़ जो आज आ रही है कि आरबीआई बैंक को इंस्टॉल करने का बोल रहा है, जो बैंक करेंसी डिटेक्शन मशीन होता है। आरबीआई ने बोला भाई जो मतलब ऐसे एरियाज़ हैं यूटी और भी जगह जो बिल्कुल बॉर्डर से लगे हुए हैं, उनको बोला गया है कि आपको जो फेक करेंसी की मशीन होती है, जिससे पता चल जाता है कि ये फेक करेंसी, वो वाली मशीन इंस्टॉल करवाओ। ठीक है, इससे क्या होगा, अपन अच्छे से पता करेंगे, मॉनिटर कर पाएंगे, रिपोर्टिंग कर पाएंगे, ये सब अपन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये कहाँ मेनली कहाँ होने चाहिए? देखो, सब लोग रखें वो तो ठीक है, लेकिन मेन कहाँ रखना है? वो रखना है कहाँ पे? ऐसे ब्रांचेस जो इंटरनेशनल बॉर्डर, जैसे अपनी बॉर्डर नेपाल से जुड़ी है अपने यहाँ की। ठीक है, नेपाल बॉर्डर शेयर करते हैं,
और भी जैसे करते हैं तो उनके जैसे पाकिस्तान करते हैं, और भी जो कोई देश है जो करते हैं वो, तो वो उनको रखना तो बिल्कुल मेन ही है। अब उसमें क्या है, FICN, इसका मतलब क्या होता है, फेक इंडियन करेंसी नोट। ये थोड़ा सा ध्यान रखना FICN क्या है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि नोट्स लुक लाइक अ जेन्युइन, मतलब RBI नोट की जैसे दिखते हैं, ठीक है। वाटर मार्क थोड़ा सा थ्रेड भी होता है, लेटेंट इमेज भी रहती है, बहुत सारी चीज़ें इसमें ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अपन को पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे नोट वापस भी तो हो रहे होंगे ना, इसलिए अपन को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा फेक नोट्स को, क्योंकि अगर वो फैल गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। और पूरी जितनी भी रिपोर्ट है इसकी अपन को RBI को देनी पड़ेगी, फेक इंडियन करेंसी नोट की। और फॉर्जरी मॉनिटरिंग होगी, बैंक जो होगा फोर्ज नोट विजिलेंस सेल से करेगा। ये किस तरीके से सेल बनाया जिसमें अपन करेंगे, पूरे डाटा को आइडेंटिफाई करेंगे, पूरा स्ट्रेंथ करेंगे अवेयरनेस एरिया को, ठीक है। ये अपन को ध्यान रखना है। RBI ने गाइडलाइंस भी दी हैं, कि अपन उसमें मतलब बैंक मस्ट मतलब पूरे ऑल डिटेक्टिव फेक नोट्स को एक साइड कर दे, ठीक है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, रिटर्न करना, मतलब फेक नोट्स को रिटर्न नहीं करना है और डिस्ट्रॉय करना, वो करना, पहले अपन सब चेक करने के बाद ही उसको डिस्ट्रॉय करेंगे, ठीक है। तो याद रखना इधर पे दो चीज़ें और याद रखना कि FNV का सेल्स का फुल फॉर्म क्या है, फोर्ज नोट विजिलेंस सेल, ठीक है। और अपन ने एक और पढ़ा FICN, जिसका फुल फॉर्म क्या है, फेक इंडियन करेंसी नोट। इसमें दो बातें और रखना कि और ये किस लिए बनाया गया है, ये भी याद रखना, ठीक है। अब इसके बाद अपन बात करेंगे, हम बैंकिंग फाइनेंस की बात करेंगे, जिसमें पहली न्यूज़ है, स्टील गेट्स ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टेटस विद मूडीज रेटिंग अपग्रेड, ठीक है। तो कंपनी जो है वो JSW स्टील कंपनी है, जिसको वो मूडीज रेटिंग ने, भाई रेटिंग किसने किया है, मूडीज रेटिंग, जैसे अपने यहाँ पे सिबिल और भी बहुत सारी होती हैं, वैसे ही जो है वो कंपनी है JSW करके, तो उसको एक रेटिंग दी गई है जो मूडी रेटिंग ने दी है। और ये एक क्रेडिट एजेंसी है, मतलब जिसमें अपन क्रेडिट स्कोर ये सब बताती रहती है पूरा, ठीक है। और अपन को ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि क्या कौन सी कंपनी है और क्या है, और न्यू रेटिंग कौन सी मिली है, BAA3 ये करके मिली है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। लॉन्ग टर्म इशूअर रेटिंग है ये, ठीक है। और जाने तो अपन बात कर सकते हैं कि ये जो GSW कंपनी है, स्टील कंपनी है, वो किधर की है, ठीक है। तो ये अगर बात करें तो वैसे तो ग्लोबल रैंकिंग इसकी 8th है, ठीक है। जैसे अपन इसकी बात कर रहे हैं तो इसकी 8th है, और ये जो है वो सज्जन जिंदल जो है इसके चेयरपर्सन हैं, ठीक है। और इसको वैसे कहाँ कि इसको आउटलुक स्टेबल कर दिया गया, मतलब सब लोग ले सकते हैं, मतलब डेंजर जोन से, मतलब विश्वास वाली बन गई है। अब इससे क्या होगा, अचीव ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टेटस। और ये याद रखना GSW कहाँ की कंपनी है, ये हमारी कंपनी जो है वो भारत की कंपनी है, और जो भारत की कंपनी है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो हमने इसके बारे में आपको बता ही दिया। मेन ये है कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में से एक है, जिसका कंक्रीट से नहीं बना है, स्ट्रक्चर स्टील कोर से किया गया है, ठीक है। और इसमें हमने बता दिया GSW हो गया, ठीक है। और ये इसके वो चेयरमैन कौन है, चेयरमैन कौन से हैं, अभी बताया था मैंने तुम लोग के लिए, कौन है चेयरमैन भी पता होना चाहिए भाई, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, है ना।
चेयरमैन का भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, इसको एक बार अपन फिर से कर लेंगे। और याद रखें इसका है सज्जन जिंदल, तो सीधा SJSW है, मतलब जिंदल आएगा। ठीक है, तो अभी हम इसमें ऐड कर देंगे कि जिंदल क्या कैसा। ठीक है, अब इसके बाद अपन बात करते हैं इंडिया से भी इम्पोजेस 14.8 मिलियन रुपीज़ पेनल्टी ऑन जी एंटरटेनमेंट। वो थोड़ा सा बोलते नहीं बन रहा, बाकी उनने मतलब पेनल्टी लगाई है। अब पेनल्टी लगाई है जो उसमें बता सकते हैं कि किस किस लिए लगाई है। ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कंपनी वैसे तो जी एंटरटेनमेंट पे लगाई है, लेकिन वैसी कंपनी अगर बोलें पूरा नाम क्या है, जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड। और पेनल्टी कितने की लगाई है, 1.48 करोड़, मतलब 14.8 करोड़। अब रीज़न क्या है, वायलेशन ऑफ सेबी सिक्योरिटी रेगुलेशन। उन्होंने क्या किया है, जो सेबी के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं वो उनने तोड़ दिए हैं। तो उनने पता क्या किया है, जो कंपनी की प्रॉपर्टी थी उसको यूज़ किया था। ठीक है, लोन लेने के लिए यूज़ कर लिया था, जो भी बड़े बड़े शेयर होल्डर हैं उनके लिए, लेकिन प्रॉपर अप्रूवल तो लिया ही नहीं। अगर आपको कुछ भी करना है यहाँ पे इंडिया में, तो आपको हर चीज़ क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या लोन ले रहे हैं, वो सब आपको कंपनी के जो रहता है वो सेबी को बताना ही पड़ता है। ठीक है, और वो तो ठीक है, ऑडिट कमेटी वॉज नॉट, मतलब कुछ नहीं हुआ है और बस सब ऐसे ही करके और कर लिया है। अब देखिए, अब अपन इसमें दो टर्म सबसे मेन है याद करने पड़ेंगे, वो है जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड। अब ये याद रखना पड़ेगा कि भाई चलो ठीक है, ये भी हो गया। ये कब बना, तो ये सबसे पहली बात याद रखना कि ये प्राइवेट चैनल है। ठीक है, और वो भी वेरी फर्स्ट। ठीक है, जो 1992 में बना था। ठीक है, 1992 में बना था, ये याद रखना। और क्या बोलते हैं ये जो है 1992 में बना। और देखो, हर चीज़ के कोई भी शो है वो है शो, मतलब वही समझ गए होंगे आपकी सीरियल चल रहा है, ये सब है। ठीक है, तो ये सब मुंबई में ही बनते हैं मोस्टली। तो ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में है। ठीक है, अब इसमें फाउंडर कौन है इसके, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और जो वैसे इंडिया जर्नलिस्ट हैं, ठीक है, सुभाष चंद्र जो हैं वो आते हैं। ठीक है, वैसे अगर लीडरशिप बोलें तो अभी आर गोपालन की है, जो एज अ चेयरमैन ऑफ द बोर्ड के थ्रू हैं। और पुनीत गोयनका जो है वो MD एंड CEO हैं। ये थोड़े से टर्म याद रखने पड़ेंगे। फाउंडर हैं सुभाष चंद्रा, चेयरमैन हैं जो आर गोपालन, और CEO एंड MD जो हैं वो है पुनीत गोयनका। ठीक है, वैसे अगर हम बोलें तो 190 कंट्रीज़ में ऑपरेट हो रहा है भाई, और इसकी रीच भी बहुत अच्छी है, 1.3 बिलियन व्यूअर्स ग्लोबली हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छा है, इनके पास कंटेंट भी बहुत ज़्यादा रहता है, ये भी अच्छे वो है। वैसे इनकी अगर बोलें, अगर उन्होंने क्वेश्चन में पूछा कि क्या कौन कौन से हैं जी के पास, तो इनके पास अगर फ्लैगशिप एंटरटेनमेंट में बात करें तो वैसे तो 11 इंडियन हैं, 13 ग्लोबल लैंग्वेज हैं। देखो इंग्लिश तो सब में रहते, और भी रहेंगी। तो जैसे GTV, जी सिनेमा, NTV, जी कैफ़े, जिंग, और भी हैं जैसे जी मराठी, जी बांग्ला, जी तेलुगु, जी तमिल, ये रीजनल नेटवर्क है। ठीक है, और OTT भी है इसका खुद का, वो है ZEE5। ठीक है, अब इसने एक छोटा, मतलब G5 तो है ही, लेकिन साथ में इसने एक और किया है जिसमें न्यू किया है, जैसे लाइक शॉर्ट फॉर्म में, मतलब ड्रामा, मतलब जैसे अपन शॉर्ट्स चलाते इस टाइप में ड्रामा रिलीज़ कर सकें, इस टाइप का किया है। और उसका नाम बुलेट है। अब चलो फिल्म प्रोडक्शन में भी इसका थोड़े धीरे धीरे आ रहा है। इसको जी स्टूडियो बोलते हैं, गाने भी ये रिलीज़ करता है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं इसके बारे में। देखो मैंने जी के बारे में सब बता दिया है। अब थोड़ा सा अपन सेबी के बारे में जान लेते हैं कि सेबी क्या है। ठीक है,
थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज, ऐसा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब इसमें बात कर सकते हैं कि करंट में जो चेयरमैन हैं वो तुहिन कांडा पांडे हैं, जो IAS ऑफिसर हैं, 1987 बैच के हैं। ठीक है, अभी इन्हें 1 मार्च 2025 को लिया था और माधवीपुरी बुक को सक्सीड किया था। हेडक्वार्टर अगर बोलें तो बांद्रा में है। ठीक है, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मतलब मुंबई में है, सीधी बात है, महाराष्ट्र में। और इसमें जो है उसके 4 रीजनल ऑफिसेज भी हैं। नॉर्थ में न्यू दिल्ली में है, ईस्ट में कोलकाता में है, चेन्नई में है, अहमदाबाद में है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना हो। लेकिन ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 12 अप्रैल 1988। ठीक है, ये भी थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, और लेकिन हाँ ये याद है, ये नॉन स्टैचुटरी में है कि 1988 12 अप्रैल। लेकिन अगर स्टैचुटरी स्टेटस में बात करें कब आया, मतलब कि कब ये सब बना एक्ट के थ्रू, तो वो है 30 जनवरी 1992। तो अभी जी की बात करें वो आया था 1992 में, और ये भी 1992 में भी आया था। और इसका एक्ट है सेबी एक्ट 1992, जो पार्लियामेंट में रिलीज़ हुआ था। ठीक है, और अगर हम बोलें कि ये क्या करता है, इशूअर सिक्योरिटी को इशू करता है, इन्वेस्टर्स के भी लिए है, मार्केट इंटरमीडिएट भी है, तो ये बहुत सारे काम करता है, आप उसके कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन इसके बाद आते हैं नेक्स्ट खबर पे, जो खबर है फेवरा UPI। फेवरा UPI जो है वो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कॉरिडोर, जिसमें मालदीव्स में होगा। ठीक है, अब लाइव हो गया है मालदीव्स, मतलब कि भी देखो दूसरे देश में करना है तो किसी न किसी से लिंक्ड करना पड़ता है। ठीक है, तो अब अपन चलो इसमें थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पार्टनर कौन कौन है? सबसे पहले तो जो NPCI है, NPCI समझ रहे हैं ना कि ये अम्ब्रेला बॉडी है। ठीक है, तो इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, इसकी जो इंटरनेशनल लिमिटेड है NIPL, मतलब इसको पूरा मिला के कह देंगे। और जो मालदीव्स की मालदीव्स मॉनेटरी अथॉरिटी है, उन लोगों ने पार्टनरशिप की है। ठीक है, इन दोनों ने पार्टनरशिप अचीव, मतलब वहाँ पे अपन पेमेंट कर पाएंगे UPI के थ्रू। तो इसमें पार्टिसिपेट किस किस ने किया है? ठीक है, बैंक कौन कौन थे? तो जो मालदीव्स जो बैंक है वो, और मालदीव इस्लामिक बैंक जो है, ये भी पब्लिक सेक्टर ही है शायद, ये दोनों बैंक हैं। अब इसमें सपोर्ट किसको मिला है इम्प्लीमेंट करने में? तो सपोर्ट कहाँ कहाँ से मिला है? तो मालदीव मॉनेटरी अथॉरिटी ने भी सपोर्ट किया है, हमारे यहाँ से RBI ने दिया है, और हमारे यहाँ से NIPL ने भी दिया है। तो अपन इस बारे में बात कर सकते हैं। देखो जैसे कि चलो अब फेवरा थोड़ा सा याद रखना, ये एक सिस्टम है उनके यहाँ का, इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है जिसके थ्रू वो किया है। और ये याद रखना मालदीव मॉनेटरी अथॉरिटी के बीच ये पार्टनरशिप हुआ है। अब चलिए अब अपन UPI की बात कर लेते हैं। UPI कब बना, कैसे बना, और अभी तक किस किस कंट्री में आया है, थोड़ा बहुत कुछ भी जो भी अपन होगा वो अपन बात कर लेंगे। तो सबसे पहले UPI का फुल फॉर्म जानते हैं, लेकिन हाँ ये याद रखना कि ये UPI जो है वो NPCI का प्रोडक्ट है। ठीक है, और इसमें सबसे पहले UPI का फुल फॉर्म देख लेते हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और NPCI जिसने बनाया है उसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। इसमें क्या कर सकते हैं अपन देखो ये याद रखना कि NPCI को रेगुलेट कौन करता है? RBI। ठीक है, बहुत सारे बैंक्स होते हैं, सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। P2P मतलब पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू मर्चेंट, अपन फंड को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब ये बनाया तो हमने बता दिया कि NPCI ने बताया। अब ये बना कब? UPI कब लॉन्च किया था? मैंने बताया था 11 अप्रैल 2016 को ये लॉन्च किया गया था, और गवर्नर थे इस टाइम
रघुराम राजन, ये याद रखना, रघुराम राजन जो थे वो इस समय गवर्नर थे, ठीक है। अब इसमें क्या था कि जे ओपन सोर्स था, ठीक है, एपीआई था, ओपन सोर्स एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस का यूज़ हुआ था ऑन टॉप ऑफ द इमीडिएट पेमेंट सर्विस नेटवर्क। जैसे आईएमपीएस होता है वैसे ही, थोड़ा लगभग वैसा ही है, ठीक है। और अभी डाटा भी बहुत आ रहा है, जिसमें अगर अपन एनुअल की बात करते हैं तो एनुअल में बात करते हैं अभी 2026, मतलब फाइनेंशियल ईयर 26 की। तो एनुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू जो होती है ना वो 24,162 करोड़ ट्रांजैक्शन एनुअली होते हैं, मतलब इतना ट्रांजैक्शन होता है। और वैल्यू की बात करें तो 314 लाख करोड़ मतलब जो है इतने पैसे जाते हैं भाई इसमें। तो मंथली भी बहुत जाता है इसमें। तो अपन बात कर सकते हैं, वैसे अपन कस्टमाइज़ कर सकते हैं वर्चुअल पेमेंट एड्रेस से, वीपीए बोलते हैं जो, और यूपीआई आईडी भी होती है। आजकल अभी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी चालू कर दिया है। 4 से 6 डिजिट यूपीआई पिन होता है, ये भी याद रखना। 0 मर्चेंट डिस्काउंट रेट भी होता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब तो बहुत सारे जगह हो गए हैं। अगर हम बोलें तो अगर एक्टिव वे में बोलें तो भूटान में एक्टिव हो गया है, यूएई में एक्टिव हो गया है, फ्रांस में, मॉरिशस में, श्रीलंका में, नेपाल में, कतर में, कंबोडिया में, मालदीव्स में। तो 10 कंट्रीज़ में हो गया है। इसमें कंबोडिया शायद इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है फिर भी, लेकिन इसमें कंबोडिया लिखा है, ठीक है। इन सब उसमें आजकल देशों में हो गया है, ठीक है। और इसके प्रोडक्ट और जो सब भी है वो भी हम उसमें आपको लैंग्वेज, फ़ोन पर बहुत सारे जन यूज़ करते होंगे, ये भी आ जाता है, ठीक है। और अब डिजिटल अवेयरनेस की बात करते हैं। डिजिटल अवेयरनेस में सबसे पहले नवीदिया और माइक्रोसॉफ्ट और आईबीएम, ये 3 जन मान लो, ये 3 जन हैं जिन्होंने एक ओपन सिक्योर एआई अलायंस को लॉन्च किया है, ठीक है। तीनों ने मिलकर, नवीदिया, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, ठीक है, ये इनने मिलके किया है, ठीक है। अब नवीदिया तो बहुत बड़ी कंपनी है, अब पता ही है, ठीक है, कि बहुत बड़ी कंपनी है ये, ठीक। अब इसमें क्या, अब ये भी देखना है कि इसमें क्या क्यों बनाया है ये, तो अपन को क्या करना है, स्ट्रेंथन करना है अपनी सिक्योरिटी को, ट्रस्टवर्दी को, ये अपन को करना है, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये थोड़ा सा याद रखना कि कैसे करना है। तो इससे क्या होगा, हमारी इम्प्रूव होगी, ये सिक्योरिटी भी होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी, प्रमोट करेंगे सिक्योर बाय डिज़ाइन एआई डेवलपमेंट, ठीक है। तो अब अपन सबसे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं नवीदिया के बारे में। तो नवीदिया कॉरपोरेशन जो है, ठीक है, नवीदिया कॉरपोरेशन जो है वो एक बहुत ग्लोबल, बिल्कुल एकदम पावर हाउस है, बिल्कुल, ठीक है, कंप्यूटिंग में बेस्ड है, ठीक है। अब ये जो है वो जानी किस लिए जाती है, बेस्ट नोन फॉर इन्वेंटिंग द ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, जीपीयू, जो 1999 में था, उस समय जीपीयू के लिए जानी जाती है, ठीक है। और फुल स्टैक कंप्यूटिंग कंपनी भी है, ठीक है, जो ग्लोबल एआई में, एआई का मेन है इसमें, और डीप लर्निंग रिवॉल्यूशन होता है। अब फाउंडर कौन थे, फाउंडर जो थे वो थे जेनसेन ह्युआंग, ये थोड़ा सा याद रखना कि नवीदिया के फाउंडर थे जेनसेन ह्युआंग, ठीक है, जो अभी करेंटली में प्रेसिडेंट भी हैं और सीईओ भी हैं। और कब किया था, 1993 में किया था। इनके साथ और भी जन हैं, जैसे ड्रेस मेलाचोस्की एंड कर्टिस प्रीम, ठीक है, लेकिन मेन यही है। और हेडक्वार्टर की बात करें तो कैलिफोर्निया की कंपनी है नवीदिया, कैलिफोर्निया की कंपनी है जो सांता क्लारा में है, ठीक है। मार्केट स्टेटस भी बहुत अच्छा है इसका, ठीक है, $3+ ट्रिलियन मार्केट है इसका पूरा। और ये जो है वो नास्ट IQ अंडर द टिकट सिंबल नवता, ठीक है, ये होता है बहुत, वो बहुत ही बड़ी कंपनी है। अपन ने बात तो कर ही ली,
ठीक है। अब अपन माइक्रोसॉफ्ट के बारे में बात करते हैं, तो ये अमेरिकन है। नवीदिया जो थी कैलिफोर्निया की थी, और माइक्रोसॉफ्ट जो है अमेरिका की है, ठीक है। और मल्टीनेशनल है, मतलब बहुत सारी जगह है मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी के लिए, ठीक है। बहुत वैल्यूएबल भी है ये, ठीक है। अब वैसे अगर बात करें तो ये कब बनी, कैसे बनी, तो बिल गेट्स का नाम सुना ही हो गया, ठीक है। तो दो चिल्ड्रन थे, दो बेस्ट फ्रेंड थे, बिल गेट्स और पॉल एलन ने मिलकर बनाई थी माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। और वो जो थी 1975 में जो थी 4 अप्रैल को बनाई गई थी। 4 अप्रैल 1975 बिल गेट्स एंड पॉल एलन ने बनाई थी, ठीक है। अगर अभी बात करें नवीदिया, तो बनी थी 1993 में, और ये बनी है 1995 में, ठीक है। और अगर बोलें कि करंट में जो लीडर है, मतलब चेयरमैन और सीईओ हैं, वो है सत्या नडेला, सॉरी। अभी 2014 से हैं वो, ठीक है। अगर हेड क्वार्टर की बात करें तो अब पता ही है यूएस है, यूएस में रहेगा, और उसके भी वाशिंगटन में है, ठीक है। ये बहुत ही वो है, इसमें भी वो ये 3+ ट्रिलियन डॉलर है, और ये भी नास्डा क्यू से, और सिंबल इसका लेकिन MSFT है, ठीक है। ये अपन इसके बारे में बात कर ली। अब चलिए, अब नेक्स्ट खबर पे आते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और स्टेट में बात करते हैं, जिसमें यूटी जो लद्दाख है, ठीक है, उसको उन्होंने डिक्लेयर किया है 23 हेरिटेज साइट्स एज अ प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट्स, ठीक है। उन्होंने 23 प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट्स को रिलीज़ किया है। और ये अप्रूव्ड किसने किया है, तो इसको अप्रूव्ड किसने किया है, तो वो हैं विनय कुमार सक्सेना, जो क्या है लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है, कि क्या है, ठीक है। अब बेसिस क्या था, तो इसमें सेक्शन 3(1) ऑफ द जम्मू कश्मीर एंशियंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट संबत 1977 और 1920 AD, ठीक है। अब ये याद रखना कि इसमें कितने मॉन्यूमेंट्स को किया गया है, ठीक है। अब अपन अगर थोड़ा सा बात कर लेते हैं लद्दाख के बारे में, कि लद्दाख में क्या है, कैसा है। तो सबसे पहले लद्दाख जो है वो यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, जो नॉर्थर्न मोस्ट में है, ठीक है, वो अपनी कंट्री के। और जो लैंड ऑफ हाई पासेस के लिए जाना जाता है, ठीक है। किसके लिए, लैंड ऑफ हाई पासेस है, ठीक है। और स्टार्क है, लैंडस्केप, वाइब्रेंट तिब्बतियन बुद्धिस्ट कल्चर, इन सब के लिए जाना जाता है। और इसको एज अ सेपरेट यूटी बनाया गया था, कब, 31 अक्टूबर 2019 को, ठीक है। और फॉर्मर स्टेट जम्मू कश्मीर, ठीक है। अब कैपिटल की बात करें तो लेह एंड कारगिल जो है वो जॉइंट एडमिनिस्ट्रेशन कैपिटल है, ठीक है। ये अपन इसमें बात कर सकते हैं क्या कैसा है, ठीक है। अभी बोलें तो बहुत सारी चीज़ें अपन कर सकते हैं। इसका निकनेम भी है लिटिल टाइबेट, ठीक है। और भी मेन है, इसमें मोनेस्ट्रीज जो हैं वो यहाँ पे हैं, सच एज हेमिस, डिस्केट, लमायरू, और भी इसमें आ जाती हैं, ठीक है। ये थोड़ी सी इसकी याद रखनी पड़ेगी, इसमें क्या कैसे सब होता है, ठीक है। अब चलिए, अब थोड़ा सा और बात करते हैं, नेशनल के ऊपर आते हैं। अब नेशनल के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो कैबिनेट है उसने अप्रूव कर दिया है, ठीक है। उसने क्या अप्रूव किया है, स्कीम अप्रूव की है, और उसमें अब फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट नाम दिया गया है, ठीक है। मतलब कि अभी तक सोलर पैनल किसी ने खेत में लगा लिया, किसी ने खाली ज़मीन पे लगा लिया, नहीं,
अब अपन लगाएंगे नदियों पे या फिर समुद्र पे, मतलब जो जो अपने यहाँ पे तालाब पे ऐसे लगाएंगे, ठीक है। तो इसका नाम रखा गया है प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना। क्या? प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना। और अप्रूव किया गया यूनियन कैबिनेट ने। और मिनिस्ट्री की बात करें तो अब भाई अपन इससे एनर्जी ही डेवलप करेंगे, तो न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी। और इसमें मेन पॉइंट है, अपन को क्या याद रखना है, 5070 करोड़, 50-70 करोड़ ऐसा करके याद कर लो। 50-70 करोड़ जो है वो अपन को इसमें टोटल आउटले है। टारगेट क्या है अपना, अपन को 5000 MW जो है मेगावाट ऑफ फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट बनाने हैं, कुछ भी करके, ठीक है। और साथ में ये भी याद रखना पड़ेगा कि एनर्जी का स्टेट जो है को लोकेटेड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बनाना है, ठीक है, जिसमें मिनिमम 2 हावर स्टोरेज होनी चाहिए, 10,000 मेगावाट आठ, ठीक है, ये बोल सकते हैं। अब इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट भी किया है, जो 20 से 32 मतलब फाइनेंशियल ईयर 33 तक रहेगा। इम्प्लीमेंट जो है वो अपना फाइनेंशियल ईयर 27 से फाइनेंशियल ईयर 31 तक रहेगा, ठीक है। और इसमें सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात करें तो 1 करोड़ पर मेगावाट आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन। इसमें 50 लाख रुपए पर प्रोजेक्ट फॉर फीजिबिलिटी के लिए, स्टडीज़ के लिए, प्रोजेक्ट पर प्रिपरेशन के लिए देगी सरकार, ठीक है। ये सब पूरा सेंट्रल के ऊपर है। अब अगर अपन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की बात करते हैं तो इसमें क्या किया गया है कि उन्होंने बोला गया है भाई, उधर लोकसभा में बोला है कि 12,000 रजिस्टर्ड हुई हैं कंप्लेन, है ना, FIR अगेंस्ट साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड, ठीक है। साइबर फ्रॉड बहुत हो रहा है, जिसमें 12,000 तो रजिस्टर्ड कर दी हैं। तो इसमें वो इन्फॉर्म कौन कर रहा है, बंडी संजय कुमार ने किया है, यूनियन मिनिस्टर हैं स्टेट के, इनने किया है। और लोकसभा में किया है, पीरियड 2025 का किया है, ठीक है। लेकिन ये एक FIR होती है टोटल E0 FIR, ठीक है, टोटल E0 FIR के थ्रू हुआ है, ठीक है। ये कितने अपन को 12,000 रजिस्टर्ड हुई हैं 18 स्टेट और यूटीज़ में। टॉप स्टेट में अगर बात करें तो दिल्ली है, दिल्ली में बहुत कंप्लेन हुई। अभी पता ही है कि उसमें भी जो है वो बहुत ही आंदोलन चल रहा था नहीं खिलाफ, तो समझ लो वहीं पे FIR हुई। लेकिन सिंस मई से 2025 ये सबसे हाईएस्ट है। और जो चंडीगढ़ है ये एक यूटी है, जिसमें 4174 FIR हुई हैं, ठीक है। ये लेकिन नवंबर से हैं, वो मई से हैं दिल्ली वाली, और ये 2025 नवंबर से हैं। उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड ये जो है 3rd नंबर पे आता है, जो टॉप बता रहे हैं ये तो हम 552 है, ठीक है। इससे भी मार्च 2026 से चालू किया था तभी निकला। अब E0 क्या होता है, E0 FIR क्या है, कैसा है, पर उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो ये जो है मई 2025 में 2025 में लॉन्च किया गया था। ये इसमें क्या होता है कि विक्टिम जो है वो रिपोर्ट करता है साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड, जो भी साइबर फ्रॉड होता है उसके बारे में, ठीक है। इसके लिए एक पोर्टल भी दिया गया है कि आप इससे भी कर सकते हैं, जैसे नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, NCRP, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, ठीक है। और एक नंबर भी दिया गया है 1930 साइबर हेल्पलाइन, ठीक है। तो ये अपन इसमें कंप्लेंट करेंगे, फॉरवर्ड हो जाएगी पुलिस स्टेशन एंड E0 FIR, ठीक है। अब लेकिन इसमें ये होगा, ठीक है, लेकिन आपको 3 दिन में कन्वर्ट करानी पड़ेगी रेगुलर FIR में, ठीक है। अब ये अपन कर सकते हैं। अब इसके बाद कैबिनेट ने अप्रूव्ड किया है समुद्र मंथन, क्या किया है, समुद्र मंथन नेशनल ऑफशोर एक्सप्लोरेशन विथ एन आउटले ऑफ
84,080 करोड़। अभी याद रखना कि 50-70 किसका है, सरोवर वाले का है, ठीक है। 50-70 जो है वो सरोवर वाले का आउटले है जो फ्लोटिंग वाला है, लेकिन 84,084 ये किसका है, समुद्र मंथन का है ये आउटले। अब अपन इसमें अपन बात कर लेते हैं, ठीक है। समुद्र मंथन जो है वो उसके बारे में बात करेंगे अपन। तो ये क्या है, एक स्कीम है नेशनल ऑफशोर, ठीक है, ये हो गई स्कीम। मिनिस्ट्री कौन सी आएगी, मिनिस्ट्री आएगी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस, ठीक है। टाइप क्या हो गया, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ठीक है। टाइप क्या हो गया, सेंट्रल सेक्टर स्कीम हो गई। ये सेंट्रल मतलब मेन कैबिनेट की है। आउटले भी मैंने अभी बताया 84,084 करोड़, इस टाइप से याद करेंगे तो हो जाएगा। 50-70 सरोवर का, ठीक है। तो इम्प्लीमेशन पीरियड अगर बोलें तो FY 31 मतलब फाइनेंशियल ईयर 31 है। अभी इसके पहले भी पढ़ा था, वो भी फाइनेंशियल ईयर 31 के लिए है। तो अब इसमें क्या है कि अपन को क्या करना है, जो भी अंदर समुद्र के अंदर जो पेट्रोल है, जो अपने यहाँ क्रूड ऑयल मतलब जो निकलेगा अंदर से, वो अपन को उसको सर्च करना है, निकालने की कोशिश करना है। ये स्कीम उसके लिए है। तो आप समझ ही रहे होंगे कि क्या कैसा है, ठीक है। और विज़न करना है, विकसित भारत को सपोर्ट करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट खबर पे आते हैं जो है कैबिनेट अप्रूव्स रिवैम्प खेलो इंडिया स्कीम एंड इनहेंस्ड असिस्टेंस टू नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन। तो ये आपको थोड़ा सा इसमें भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। खेलो इंडिया करके एक स्कीम है, उसके थ्रू अपन ने उसको अप्रूव किया है, मतलब रिवैम्प किया है उसको, थोड़ा एक नए तरीके से किया है उसमें, ठीक है। रिफॉर्म किया है उसमें, कुछ नई चीज़ें लाए हैं जिससे आगे बढ़े अपने यहाँ पे स्पोर्ट्स में, ठीक है। तो ये जो टाइम है वो है 2026 से 31 के उसमें है। और इसकी बात करें तो इसका जो आउटले जो है वो 441 करोड़ रुपए का दिया गया, इंक्लूडिंग खेलो इंडिया स्कीम एंड असिस्टेंट नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन, ठीक है। दोनों को मिला के इतना आउटले दिया गया है। आज अपन ने 3 आउटले पढ़े हैं। 50-70 किसका, सरोवर का। 84,084 किसका था, समुद्र मंथन का था। और नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं खेल के लिए दिए गए हैं 36,441 करोड़ रुपीज़। ये इसका भी टाइम पीरियड F31 बोल सकते हैं, तो F27 से F31, ठीक है। थोड़ा सा अपन को ये करना ही पड़ेगा। अब इसमें क्या है, लार्जेस्ट अपन को डेवलप करना है सिंस इंडिपेंडेंस से 8 टाइम्स प्रीवियस खेलो इंडिया स्कीम, मतलब अपन को बहुत बड़ा करना है, ठीक है, कि अपन ओलंपिक में भी जा पाएँ, अच्छे से परफॉर्म करें, 2030 को अच्छे से होस्ट कर सकें, ठीक है। एम्बिशन है अपना। फिर खेलो इंडियन जो है वो अलाइन किया है अपन ने खेलो भारत नीति 2025 एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है। अब नेक्स्ट खबर पे आते हैं। अब नेक्स्ट एक और स्कीम आ गई भाई, इसका भी आउटलाइन थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। तो कैबिनेट अप्रूव्स कंटिन्यूएशन ऑफ द PM किसान स्कीम। एक PM किसान स्कीम है, एक सरोवर स्कीम है, बहुत स्कीम है, थोड़ा सा याद रखने का, ठीक है। PM किसान सम्मान निधि स्कीम है ये, ठीक है। इसका फुल फॉर्म हो गया किसान मतलब किसान सम्मान निधि, ठीक है। स्कीम एक्सटेंड कर दी गई है, ठीक है। ये स्कीम जो है वो ये भी इसको भी सेम रखना कि इसका टाइम पीरियड सेम ही हो रहा है, फाइनेंशियल ईयर 27 से फाइनेंशियल ईयर 31 तक। और इसका आउटले दिया गया 3.15 लाख करोड़। तो अभी इसके पहले खेलो इंडिया 36,441 करोड़ था, और उसके पहले 84,084 करोड़ था जो कि हमारे लिए समुद्र मंथन के लिए था। और 50-70 करोड़ किसके लिए था वो आप बता सकते हैं, वो सरोवर के लिए था, ठीक है। ये अपन ने देख लिया। और ये 3.15 लाख करोड़ किसके लिए है, वो है PM किसान स्कीम के लिए, ठीक है। अब ये PM किसान जो है वो लॉन्च कब हुई थी, तो ये 2019 में फरवरी में लॉन्च हुई थी, ठीक है।
फरवरी में लॉन्च हुई थी 2019 को, और जो है 6 ईयर पर ईयर देते हैं, ठीक है। जो एलिजिबल लैंड होल्डिंग फार्मर फैमिलीज होती हैं उनको देते हैं ये। 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट होती हैं जो डायरेक्ट आपके ट्रांसफ़र किए जाते हैं, ठीक है। अभी तक अगर अपन अचीव क्या क्या कर लिया है, मतलब अपन ने क्या क्या कर लिया इसकी स्कीम ने, तो 4.47 लाख करोड़ जो है वो है, प्लस ट्रांसफ़र थ्रू 23 इंस्टॉलमेंट, इतना पैसा हो गया। अभी 23rd इंस्टॉलमेंट हुई है जिसमें 9.49 करोड़ प्लस फार्मर बेनिफिटेड हैं, ठीक है। 18,984 करोड़ जो है रिलीज किए गए हैं, तो इसका दुगना बोल सकते हैं। ड्यूरिंग कोविड-19 उस समय भी बहुत अच्छा हुआ था, डिसबर्स हो गए थे। वुमेन फार्मर भी बहुत हैं, उनने भी 1.0 लाख करोड़ रुपए अपन ने दिए हैं। लेकिन हाँ, ये याद रखना है कि 4 बेनिफिशियरी में से एक अकेली वुमेन होती है, ठीक है। एग्रीकल्चर ग्रोथ भी हुआ है, एरिया अंडर कल्टिवेशन, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी है, वो भी 10.53 से। तो ये अपन थोड़ा सा ये याद कर सकते हैं, ये अपन ने पूरा इसमें पढ़ लिया है। अब इसके बाद अपन बात करते हैं नई इसी की आगे खबर पे। तो जो है AI बेस्ड टूल लीगल रिसर्च एनालिसिस असिस्टेंट हैज़ बीन डेवलप्ड। तो इसमें बात करते हैं, तो इसमें क्या हो गया, E-कोड मिशन मोड प्रोजेक्ट है जो फेज़ 3 है, ठीक है। ये इसमें थोड़ा बनाया गया है जो भी है, ठीक है। एक AI यूज़ करेंगे अपन, E-कोड टाइप का मिशन है जिसमें अपन क्या करना है, कुछ नहीं। इसमें आपको अभी क्या है, सब अपन बात करते हैं कोड में तो अपन को पैसे लगता है, अपन कुछ भी चला चाहिए तो अपन कोड में जाएंगे और किसी से पता करेंगे तो ही बताता है जब पैसे देंगे। लेकिन वो थोड़ा सा कम और चीज़ें थोड़ी सी ईजी बनाने के लिए एक AI चैटबॉट बनाया है जिससे अपन सब जान सकते हैं कम पैसे में वैसे भी, ठीक है। तो इम्प्लीमेंट अब अंडर किसके अंडर किया गया है, तो E-कोड मिशन मोड प्रोजेक्ट जो है वो अंडर नेशनल E-गवर्नेंस प्लान के थ्रू किया गया है, ठीक है। E-कोड मिशन बनाया गया है और अंडर नेशनल E-गवर्नेंस प्लान के बनाया है। इम्प्लीमेंट किसने किया है, तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने किया है इन कोऑर्डिनेशन किसके साथ, E-कमेटी के साथ, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। एक टूल बनाया है जिसमें लेगरा लीगल रिसर्च एनालिसिस असिस्टेंट है ये। तो ये बिल्कुल AI वाला है, ये तो पता ही है। तो जो हमारे यहाँ का AI डिवीज़न होता है वो NIC एंड द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर E-कोड, ठीक है, NIC ने किया है। लीगल रिसर्च हुई है, डॉक्यूमेंट एनालिसिस हुआ है, ठीक है। और डिजिटल कोड 2.1 जो है वो भी बनाया गया है, डेवलप्ड बाय किसने किया है, COEEE, मतलब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर, ठीक है, वो जो भी NIC पुणे ने। और इंटीग्रेटेड डिजिटल केस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है, ये अच्छा रहेगा। अब अपन बात करते हैं डिज़ाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशन की फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस, ठीक है। 2.0 दिशा 2.0 स्कीम क्या है सब पता करेंगे। तो 2026-31 के लिए किया गया है। अगर फुल फॉर्म जानेंगे दिशा का तो क्या है, डिज़ाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशन ऑफ होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस, ठीक है। डिज़ाइन इनोवेशन ये वाला है, ठीक है। और ये सेंट्रल की स्कीम है भाई, 2026 से 31 की है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है, तो अपन को टेक्नोलॉजी को करना है यूज़, वो भी इम्प्रूव करना है, पीपल फ्रेंडली लीगल सर्विस हो सके। 4 कंपोनेंट होते हैं भाई इसके, टेली लॉ होते हैं, टेली लॉ मतलब रीचिंग द अनरीच, मतलब कि अपन को जहाँ नहीं पहुँच पा रहा वहाँ पहुँचना है भाई। प्री लिटिगेशन लीगल एडवाइस देना है। न्याय बंधु प्रोग्राम, भाई एक और बंधु प्रोग्राम आ गया, देखो टेली लॉ हो गया, न्याय बंधु प्रोग्राम किया है, प्रो बनो लीगल सर्विस, ठीक है, मतलब अच्छे से वो किया है, न्याय दो भाई। लीगल लिटरेसी एंड लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम, मतलब अपन को लीगल जो मेन सही अवेयरनेस फैलाना है, गलत नहीं
फैलाना है। विधि संजीवनी, ठीक है, तो विज़न फॉर इंटीग्रेटेड डिलीवरी ऑफ हार्मोनाइज्ड लीगल इनिशिएटिव, मतलब कि मॉनिटर करना है, मैनेजमेंट करना है, ये इसका काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, तो कैबिनेट ने और चीज़ें भी अप्रूव्ड की हैं, जैसे कि रिवाइज किया है पॉलिसी को, जो अवार्ड होता था ऑफ वाटर फ्रंट एंड एसोसिएटेड लैंड, ठीक है, टू पीडीआई इन मेजर पोर्ट्स। पोर्ट्स के लिए जो भी था, पोर्ट्स के लिए रिवाइज की पॉलिसी, जो अवार्ड्स होते हैं और लैंड होती है उनके लिए। तो अगर मिनिस्ट्री की बात करें तो पोर्ट्स है, सीधी बात है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवेज आ जाएगा। पर्पस क्या है, तो प्रमोट करना है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो, इम्प्रूव ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी हो एंड स्ट्रेंथन पोर्ट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी थोड़ा सा पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में हो। अब रिप्लेस किया गया है ये सब, ये जो है 2 कैप्टिव पॉलिसी 2016 को किया गया है, ठीक है। अब थोड़ा सा और एक पार्लियामेंट्री पैनल है जिसने रिकमेंड किया है, भाई अपॉइंट करो पोलर एम्बेसडर फॉर इंडिया। तो एक कमेटी है जिसने रिकमेंड किया है कि आपको एम्बेसडर बनाना चाहिए पोलर वाला और इंडिया। तो कमेटी जो है जिसका नाम है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स, मतलब ये कमेटी है वो एक्सटर्नल अफेयर्स को ज़्यादा थोड़ा देखती है, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, और रिपोर्ट क्या है, इंडियाज़ रोल, इंडिया का जो रोल है एंड प्रेजेंस इन द आर्कटिक एंड अंटार्कटिक रीजन। रिपोर्ट का नेम क्या है, इंडियाज़ रोल किसमें, प्रेजेंस इन आर्कटिक एंड अंटार्कटिक रीजन। चेयरमैन कौन है, शशि थरूर, शशि थरूर पता ही है, उसके हम रिकमेंड किया है, ठीक है। अपॉइंट अ पोलर रिप्रेजेंटेटिव स्पेशल एम्बेसडर फॉर पोलर अफेयर। अब ये क्यों करना है, ये भी थोड़ा जानना पड़ेगा। तो ये इसलिए करना है कि सेवरल जो छोटी कंपनी जैसे जापान हो गई, चाइना, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, आर्कटिक काउंसिल मेंबर, तो उन लोगों ने तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना अपन इंडिया को, अच्छे से स्ट्रेंथन कर सकते हैं, पोलर कर सकते हैं, सर्कल में ला सकते हैं, ठीक है। और पोलर रीजन भी सही है, पोलर रीजन कंटेन कर सकते हैं। 90% ऑफ अर्थ ग्लेशियर आइस की वजह से वो रहता है, ठीक है। अपन इस पर बात कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन ने इस बारे में ठीक है देख लिया। अब अपन करते हैं 70% वर्ल्ड्स वाटर, 70% ऑफ द वर्ल्ड्स फ्रेश वाटर रहेगा, ठीक है। इससे इम्पैक्ट होगा ऑन इंडिया, सी लेवल राइज होगा और अपने यहाँ पे 11,000 किलोमीटर कोस्ट लाइन जो है वो थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा। इन्फ्लुएंस होगा इंडियन मानसून, क्लाइमेट चेंज होगा, ये थोड़ा सा आ जाएगा। और आर्कटिक और अंटार्कटिक में क्या अंतर है, तो आर्कटिक जो है वो 66 डिग्री सेल्सियस नॉर्थ लैटिट्यूड है, ठीक है, जो ओशियन सराउंडेड बाय लैंड है, मतलब ओशियन जो है थोड़ा सा घिरा है लैंड से, ठीक है। अंटार्कटिक जो है वो 60% ब्लो है, मतलब आर्कटिक 66 डिग्री सेल्सियस अबव है और ये 60 ब्लो है। तो ये साउथ में है, वो नॉर्थ में है, और इसमें ओशियन सराउंडेड बाय लैंड, बट यहाँ पे क्या है, लैंड सराउंडेड बाय ओशियन। तो गवर्नमेंट अंडर द अंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम के थ्रू, ठीक है। और बात भी कर सकते हैं कि अपने यहाँ पे कुछ स्टेशंस भी हैं अंटार्कटिका में, जैसे मैत्री हो गया, भारती हो गया। मैत्री और भारती जो 2 स्टेशन है वहाँ पे। तो मैत्री जो है ऑपरेशनल, मतलब 1989 से ऑपरेशन कर रहा है, जो सिचर मेचर ओशिस पे है, और भारती जो है 2012 से है, ठीक है। और जो प्रिंसेस एलिसबेथ लैंड में है, और ये भी जो है मतलब नई कमेटी रिकमेंड करती है कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू मैत्री रिसर्च स्टेशन, कुछ और भी बनने चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा अपन को भी वो करना है। अब एग्रीमेंट एंड एमयूज़ की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है,
IITG एंड IAIRO ने MOU साइन किया है। पार्टनर कौन है? IITG मतलब हो जाता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गांधीनगर, जो गुजरात में है। और IAIRO मतलब इंडियन, AI लिखा है मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। पर्पस क्या है भाई? एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च, एजुकेशन, इनोवेशन एंड टैलेंट डेवलपमेंट। ठीक है, ये थोड़ा सा रखना, इन दोनों ने किया है। और किसके लिए किया है? AI रिसर्च के लिए, एजुकेशन के लिए, इनोवेशन के लिए, टैलेंट डेवलपमेंट के लिए। अब नेक्स्ट कवर पे आते हैं तो NSDC एंड ABPL ने भी किया है, इंटरनेशनल कोलैबोरेट किया गया है, जिसमें इस्टेब्लिश किए गए हैं 350 एडवांस स्किल सेंटर फॉर ड्रोन टेक्नोलॉजी। मतलब ड्रोन टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए ही एक 350 जो हैं वो स्किल सेंटर बनाए गए हैं, और जिसमें पार्टनर है NSDC ABPL। मतलब NSDC का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ABPL इंटरनेशनल। टारगेट तो पता ही चल गया आपको कि अपन को 350 एडवांस स्किल सेंटर बनाने हैं ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए, लेकिन इंडिया में 3 ईयर के लिए बनाने हैं। तो NSDC के बारे में बात करते हैं तो 2008 में इस्टेब्लिश हुआ। कब हुआ? 2008 में इस्टेब्लिश हुआ। मिनिस्ट्री जो है वो स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप है। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्या? प्रमोट करना है अपने को प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन स्किल डेवलपमेंट। चलिए, तो अब नया एक और बात कर लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है उसने इंडिया AI को ज्वाइन किया है। दोनों ने हाथ मिला लिया, तो 2 जन हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और इंडिया AI पता है किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और इंडिया AI जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन का पार्ट है। ठीक है, अब इसके बारे में अब करते हैं, किसके बारे में क्यों बनाना है भाई, ये भी थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, तो पर्पस क्या है? प्रमोट करना है AI को भाई, इनोवेशन होना चाहिए इन आयुष सेक्टर। आयुष ग्रिड विल डेवलप AI ड्राइवन प्लेटफॉर्म फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द आयुष सेक्टर। ठीक है, इन्होंने एक प्लेटफॉर्म भी बनाया है जो AI कोश प्लेटफॉर्म है, जिससे अपन शेयर कर सकते हैं डाटा सेट्स, मेटा डाटा, AI मॉडल, टूल किट्स। आयुष इंस्टीट्यूशन विल गेट एक्सेस टू GPU बेस्ड है। ठीक है, और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग है। थोड़ा सा इसको भी देखना। अब थोड़ा अपॉइंटमेंट की बात कर लेते हैं। तो के राजा रमन, जो राजा रमन भाई, राजा रमन, उन्होंने एक्सटेंशन ले लिया किसमें? IFSCA में। ठीक है, एज अ चीफ टिल अक्टूबर 2018। ठीक है, तो 2028 तक के राजा रमन जो हैं वो चेयरपर्सन रहेंगे, वो भी IFSCA के। ठीक है, पोजीशन क्या है? चेयरपर्सन है। और किसके हैं? IFSCA के, जिसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी, जो कहाँ पे है? जो है गुजरात में। ठीक है, टेन्योर तो अपन को पता चल गया, देखो 28 होगा और अटेंडिंग 65 ईयर हो जाएगी है ना। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं एयर मार्शल संदीप तरेजा। एक जो है वो है, उनका नाम क्या है? एयर मार्शल हैं जो संदीप थरेजा, वो अपॉइंट किए गए हैं एज अ DGAFMS। ठीक है, कब? 31 अगस्त को ये भाई ले लेंगे अपना। तो कौन अपॉइंट हुए हैं? तो एयर मार्शल संदीप तरेजा हैं। अभी क्या है? वो एयर है मतलब DG मेडिकल सर्विसेज, मतलब डायरेक्टर जनरल मेडिकल सर्विस है। और अब बन क्या जाएंगे? न्यू पोजीशन वो हो जाएगी 31 अगस्त के बाद डायरेक्टर जनरल आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज। अभी छोटा सा सिर्फ एयर का लिए थे, अब ये थोड़ा सा ये इन्होंने बड़ा कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें तो जियोलॉजिकल सर्वे हुआ। ठीक है, और किसका? इंडिया का। और फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल बनी है इसकी। ठीक है, तो वर्ष अशोक
अगलावे बिकम 54th डायरेक्टर जनरल ऑफ GSI। ठीक है, तो वर्षा हो रही है, याद रखना, अशोक के पेड़ों पर अगलावे। ठीक है, वर्षा अशोक अगलावे जो है वो 54th डायरेक्टर जनरल बनी हैं GSI की। ठीक है, और फर्स्ट वुमेन टू हेड द 176-year-old जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये भाई बहुत बड़ा ही सर्वे है, थोड़ा सा इसके बारे में भी अपन जान लेंगे। सक्सीडिंग किसको सक्सीड किया है? असित शाह को सक्सीड किया है। अब चलिए, ये भी हो गया, अपन ने ये भी पढ़ लिया। अब देखते हैं नीरज चोपड़ा। भाई स्पोर्ट्स, नीरज चोपड़ा, लियोनेल मेसी सुना ही होगा गाना। चलो, तो नीरज चोपड़ा के बारे में बात करते हैं। नीरज चोपड़ा ने तो भाई सिल्वर कर लिया। वैसे तो अपन को 2 मिले हैं जेवलिन मेडल्स, 2 CWG मतलब कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 जो गैल्सगो में हुए थे। तो होस्ट सिटी थी गैल्सगो, और वो जो था स्कॉटलैंड में था। ठीक है, जो 23 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में हुआ। तो मेंस जेवलिन थ्रो जो था उसमें नीरज चोपड़ा थे जिनने सिल्वर लिया। बेस्ट थ्रो था उनका सीज़न का 85.83 मतलब 83 मीटर। और एक और हैं जो इंडिया के थे, यशवीर सिंह, जिन्होंने ब्रॉन्ज लिया है, वो भी पर्सनल बेस्ट थ्रो के लिए। ठीक है, 85.41 मीटर। ठीक है, एट द हुआ है। ठीक है, जिसमें सबसे मेन बात है कि 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स इन गैल्सगो जूडो का हर्ष सिंह मेड हिस्ट्री। हर्ष सिंह ने हिस्ट्री बनाई है, उनने पहला इंडियन मेडल जीता है, वो भी जूडो में GSW गोल्ड मेडल लिया है, सिर्फ वही है अभी। कंपीटिंग की जिनके 60 कैटेगरी में लिया है। और वुमेन में भी अस्मिता दे ने जो है 48 kg में जूडो में पार्टिसिपेट किया था और गोल्ड ले लिया है, तो समझ सकते हैं। अब रैंक और रिपोर्ट्स की बात करते हैं। तो रैंक और रिपोर्ट्स की बात करते हैं, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स EPI 2026 जो है वो रिलीज़ हो गई है। और रिलीज़ करने वाला कौन है? तो रिलीज़ जो करने वाला है वो येले सेंटर है फॉर इन्वायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी। ठीक है, ये इसने किया है रिलीज्ड। और साथ में इनके सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क है जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से हैं। तो येले सेंटर और CIE ऐसा ही अर्थ साइंस ने किया है। और एक और येले सेंटर फॉर जियोस्पैटिकल सॉल्यूशन, इनने 3 जिन्होंने मिलके रिलीज किया है। तो येले और सेंटर अर्थ साइंस और येले जियो पार्शियल सॉल्यूशन। सपोर्ट किसने किया है? तो MC कॉल मैकब्रेन फाउंडेशन ने, MC कॉल मैकब्रेन फाउंडेशन ने। तो इसमें कितनी कंट्रीज़ इन्वॉल्व हुई थी? तो 177 कंट्रीज़ थी और 47 इंडिकेटर थे फॉर अक्रॉस 12 इन्वायरमेंटल कैटेगरीज थी। ठीक है, अब अपन इसमें थोड़ा सा और जान लेते हैं इन क्या क्या रिपोर्ट रही है, क्या कैसा रहा है। तो इसमें देखते हैं भाई, फर्स्ट पे तो सबसे अच्छी रैंकिंग बोलें तो एस्टोनिया है। भाई अच्छा स्कोर किया है इसने। ठीक है, लग्जमबर्ग है। ठीक है, वैसे में हर चीज़ में फर्स्ट ही आ रही है। UK है, फिनलैंड है, नीदरलैंड है। तो अगर टॉप 5 की बात करें तो एस्टोनिया है, लग्जमबर्ग है, UK है, फिनलैंड है, नीदरलैंड है। उसके बाद कौन आता है? जर्मनी, फ्रांस, नॉर्वे, स्वीडन, ऑस्ट्रिया। अब इंडिया की बात करें तो भैया पीछे से टॉप किया है, पीछे से सेकंड है भैया। अपन तो पीछे से सेकंड आते हैं, ऐसा है। ठीक है, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है 176 है और 22.46 स्कोर किया है। तो अगर अपन 3 उसमें बोल लें तो इन्वायरमेंटल हेल्थ में 174 और इकोसिस्टम वाइटलिटी में 171। क्लाइमेट चेंज पॉलिसी ऑब्जेक्ट में थोड़ा सा ठीक ठाक है, वो है 130। बाकी तो सब में पीछे पड़े हैं।
तो लास्ट की कंट्रीज़ देख लेते हैं। तो सबसे लास्ट में तो लाओस आता है जो 177 है। फिर अपन इंडिया आते हैं, 176 है। बांग्लादेश आ जाता है वो 175। माली आ जाता है 174। मतलब क्या है, कुछ नहीं है। फिर वियतनाम 173, पूरा ही बिल्कुल हिला हुआ है। बुरुंदी 172, मालदीव्स 171, लिबिया 170। ठीक है, इतनी घटिया है, इतनी सोच लो, इतना पोल्यूशन रहेगा तो होगा ही ऐसा। इम्पोर्टेंट डेज में आते हैं तो वर्ल्ड रेंजर डे 2026 31 जुलाई। ठीक है, ऑब्जर्व्ड कब होता है, 31 में। थीम की बात करें तो थीम जो है वो रेंजर्स गार्डियन ऑफ चेंजिंग प्लेनेट है। ठीक है, डिफेंस की बात करें तो डिफेंस में जो खबर है वो है इंडियन नेवी इंडक्स इंडिजीनियस डाइविंग सपोर्ट वेसल निपुण। उन्हें एक जो है इंडिजीनियस एक सपोर्ट बनाया वेसल है, वो है निपुण। ठीक है, और बिल्ड मतलब बनाया किसने है, तो वो बनाया है HSL, मतलब हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है, जो कहाँ, विशाखापट्टनम में है, आंध्र प्रदेश में। हिंदुस्तान से विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश में। और ये जो हमारा है सेकंड इंडिजीनियस डाइविंग सपोर्ट वेसल है। ठीक है, निपुण जो है वो संस्कृत मीन्स है अडेप्ट, कैपेबल एंड वेल वर्स। ठीक है, और इंडिजीनियस मतलब कि नियरली 75% तक अपना भारत का ही मटेरियल लगा है, और रजिस्टर भी हो गया, शिपिंग में क्लासिफिंग रूल्स भी हो गए हैं। ठीक है, आज के लिए थोड़ा सा इतना ही। अब आगे लाएंगे 3 जुलाई का, और पढ़ेंगे अपन PDF से। यस, आप वीडियो भी देख सकते हैं, जो भी है आप इसको देखते रहें। और थैंक यू फॉर दिस। अब नई वीडियोस लाएंगे कुछ।